ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे ब्लड फ्लो, प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग उस प्रेशर और रेजिस्टेंस की बात करेंगे जो हमारा ब्लड है, जो सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। तो सर्कुलेशन में आने के बाद में उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता है और वो किस पैटर्न से फ्लो करता है, और कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं या उसके प्रेशर के अंदर कमी लेकर आती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है, सबसे पहले आप देखेंगे सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। The graph shows the component of blood pressure throughout the blood vessels, including systolic, diastolic, mean arterial and pulse pressure. ये सारे प्रेशर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। और नीचे जो ग्राफ के अंदर क्राइटेरिया दे रखा है वो एओर्टा का दे रखा है, इलास्टिक आर्टरीज का दे रखा है, मस्कुलर आर्टरीज का, एट्रियोल्स का, कैपिलरीज का, वेन्यूल्स का, मीडियम एंड लार्ज वेन्स और वेन केवल्स का। ये सारी वेसल्स, मेजर वेसल्स वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है, और ये इस डिवीजन के अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कंट्रीब्यूटेड रहती है। हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो हमेशा 80 टू 120 के अंदर चलता है, जिसमें अगर आपका सिस्टोलिक मूवमेंट आता है या सिस्टोलिक प्रेशर आता है तो वो अप टू 120 तक जा सकता है। और जो मीन एट्रियल प्रेशर रहता है, मीन मतलब कि बीच का जो रहता है, वो आपका 95 के अराउंड रहता है। और डायस्टोलिक यानी कि कितना नीचे जा सकता है, वो आपका 80 के अराउंड रहता है। तो इन सब के प्रेशर्स जो है एलिवेट और डाउन, अप और डाउन, अप और डाउन चलते रहते हैं। तो आप अगर पहली पिक्चर में एओर्टा के पास में देखोगे, तो एओर्टा के अंदर अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 तक जा रहा है, मीन एट्रियल प्रेशर जो है वो 95 तक जा रहा है, और जो आपका डायस्टोलिक है वो 80 तक आ रहा है। और आप ये चीज नोट करोगे कि डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो आपकी सभी वेन्स, आर्टरीज, वेसल्स जितनी भी हैं सब में नीचे 80 तक आ ही रहा है। लेकिन सिस्टोलिक के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप मेजर वेसल्स देखोगे कि आयोटा, इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज और एट्रियोल्स, यहाँ तक के अंदर आपका जो प्रेशर है वो 120 से नीचे आकर 110 या 115 तक आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपका कैपिलरीज, वेन्यूल्स और मेजर छोटी छोटी लाइनों में आता जा रहा है, वैसे वैसे ये इतना नीचे आ जाता है कि ये नियरली 90 तक आ जाता है। और कभी कभी तो ये जैसे कई कैपिलरीज लेवल तक आते आते तो ये 85 तक भी आ जा रहे हैं। और वेन्यूल्स और जो आगे की में बहुत ही फाइन जो स्ट्रक्चर्स है उन तक आते आते ये 40 तक आ जाता है, 20 तक आ जाए। तो ये सारे चेंजेस इसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर आते जाते हैं। और वो किस वजह से आते हैं कि जैसे जैसे आपका ब्लड ट्रेवल करेगा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पाइप से पानी छोड़ा है, तो पानी आपने छोड़ते वक्त तो उसका प्रेशर बहुत होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे 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 जाता जाएगा, उसका प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। जितना ट्रेवल वो करेगा उतना प्रेशर उसका कम होगा, और जितनी ही छोटी छोटी पाइप्स में उसकी डिवीजन हो जाएंगी उनका प्रेशर और ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो इसी वजह से ये सारे प्रेशर्स जो है वो चेंजेस आते जाते हैं। अब ये कुछ सर्टेन पल्स पॉइंट्स है जहां से हम पल्स को नोट कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर आपका हार्ट जो है बॉडी के अंदर वो किस स्पीड से आपके ब्लड को पंप कर रहा है। जब हमें ये चीजें सुननी होती हैं तो हम कहाँ से सुन सकते हैं? सबसे मेजर और सबसे इजी जो रहती है पल्स रेट जहाँ से आप चेक करते हो वो आपकी रेडियल रेडियल आर्टरी की रहती है। मिनिमम और मैक्सिमम सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के अंदर आपका रेडियल आर्टरी आता है। अगर रेडियल आर्टरी नहीं चला जाता, नहीं आपको दिखाई दे रहा होता, तो सेकेंडली आप ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हो जो आपकी एल्बो पे आती है। बच्चों में कई केसेस के अंदर आप फीमोरल आर्टरी भी चेक करते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छा सा सुनाई देता है। पोप्लीटियल आर्टरी भी आपको बहुत बार सुनाई देती है। कई बार हम खुद ही अगर रनिंग या ऐसा कुछ एक्टिविटी करके बैठते हैं और अगर आप अपने घुटने के पीछे हाथ लगाकर देखते हैं तो आपको खुद को पोप्लीटियल आर्टरी सुनाई देती है, आप फील कर सकते हैं उसे। उसके अलावा आप पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, ये दोनों भी नोटिफाई कर सकते हैं अगर आप ऊपर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं। और जो आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो भी बहुत कॉमनली यूज की जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर कोई भी प्रॉब्लम के बाद में अगर आपको एकदम से सडन चेक करना होता है और आपको रेडियल आर्टरी नहीं मिल रही है, तो आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास में जाते हैं, जो कि आपकी क्लेविकल बोन जो है फेस के नीचे, आप गले के बीच में, आप वहां पर फील कर सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। और फेशियल आर्टरी भी आती है, उसको भी आप देख सकते हो। और टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी वो आर्टरी है जैसे कई बार अगर हमारा हेडेक हो रहा होता है या हमें कोई परेशानी होती है
तब आप ऐसा महसूस करते हैं, आप अपने टेम्पोरल रीजन पे या सिर के पास में, कि आपको कोई पेन हो रहा है और आप ऐसा फील करते हैं कि टक 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 कोई ऐसी आर्टरी या वेन ऐसे एकदम कॉन्स्टेंटली चलती ही जा रही है, तो वो टेम्पोरल आर्टरी होती है। The pulses is most radially measured at the radial artery but can be measured at any of the pulse points shown. आपकी सबसे मेजर कॉमन जो है रेडियल आर्टरी है, इसके अलावा जो इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं आप वहां पर भी इसको मेजर कर सकते हैं कि पल्स रेट क्या चल रहा है। अब है आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो होता है व्हेन प्रेशर इज अ स्पायोगैमो मैनोमीटर कप इज रिलीज्ड, जो आपका बीपी प्रेशर मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसमें आप एक कप जो है वो आप फोरआर्म पे बांधते हैं। अ क्लिनिशियन कैन हियर द कॉफ साउंड, जस्ट a minute. A clinician can hear the cough sound in this graph. A blood pressure tracing is aligned to a pressure of systolic and diastolic pressure. ये जो आप कफ बांधते हैं फोरआर्म पे और फिर उसके बाद में आपका जो क्लिनिशियन है वो एक स्टेथ लगाता है फोरआर्म में आपके कफ के नीचे, वहां से वो ब्रेकियल आर्टरी को मेजर कर रहा होता है और उस टाइम में वो अपने स्टेथोस्कोप से जो साउंड सुन रहा होता है उसके अंदर आपको साउंड देखनी होती है। अगर आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की होगी तो आप ऐसा सुनने में पाओगे कि जैसे जैसे आप पहले एकदम फुल प्रेशर उसके अंदर फिल कर देते हैं, जैसे आप फुल प्रेशर फिल कर देते हो तो आप उसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली ड्रॉप करते हैं। जैसे आप ड्रॉप करते हो फिर जो उसका लेवल ऑफ प्रेशर होता है, सपोज अगर उसका प्रेशर 120 है तो आपने 180 तक एलिवेट कर दिया था, आप धीरे 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 नीचे आ रहे हो, तो जैसे ही 120 आएगा आपको साउंड सुनाई देने लगेगी। साउंड कैसे साउंड सुनाई देगी? डब 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 ऐसी सुनाई देगी। फिर जैसे ही 120 से आप नीचे आओगे आपकी साउंड फिर से चली जाएगी और जब आप डायस्टोलिक के अंदर 80 के अराउंड आने लगोगे तो 80 के अराउंड आते ही आपको वो फिर से साउंड सुनाई देगी और फिर आप 80 से नीचे ड्रॉप करोगे आपको फिर से साउंड चली जाएगी। तो जिन दो पॉइंट्स पे आपको साउंड सुनाई दी थी, पहला पॉइंट वो होता है जो आपको सिस्टोलिक साउंड सुनाई दिया, फिर आप और नीचे आए तो आपको डायस्टोलिक साउंड सुनाई दिया। तो ये दोनों साउंड जहां पर आपको सुनाई देती है वो आपका मेजरमेंट क्लियर करता है कि पहली साउंड कब आई और दूसरी साउंड कब आई, और आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि मुझे पहली साउंड 120 पे आई, दूसरी साउंड 80 पे आई, तो उसका जो प्रेशर था वो 120/80 था। उसके बाद में आप इस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आप उसमें देख सकते हो कि 60 से लेके 140 तक का ग्राफ इसने शो किया है और ये जो PQRST का जो ग्राफ चल रहा है आपका कंप्लीटली, आप इसमें देख सकते हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो फर्स्ट साउंड अगर किसी को सुनाई देती है तो वो देखो आप 120 के अराउंड सुनाई दे रही है। अगर हम किसी नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं 120 के अराउंड उसे फर्स्ट साउंड सुनाई दी और उसको देने के बाद में आपका प्रेशर तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन चलते चलते आपको डायस्टोलिक साउंड कब सुनाई दी? जब वो 80 पे आया। और ऐसा क्यों हुआ? ये प्रेशर चलता जा रहा था लेकिन जैसे आपने अपना जो मशीन से आपने प्रेशर डाउन किया तो उस टाइम के अंदर पहली साउंड आपको 120 पे आएगी और दूसरी साउंड आपको डायस्टोलिक पे आएगी, आप उसे नीचे नीचे लेके जाएंगे। अगर आपका प्रेशर सपोज 180/70 है तो 180 है तो आपने हमेशा जो प्रेशर है आप उसके अंदर भरेंगे उसके प्रेशर, तो वो ऑलमोस्ट आप 200 तक ले जाएंगे या 220 या 300 तक ले जाएंगे, क्योंकि कई लोगों का 220 तक भी चला जाता है, 300 तक भी चला जाता है। तो आप मशीन के अंदर जितना ऊपर ले जा सकते हैं मर्करी लेवल को उतना ऊपर ले जाइएगा, फिर आप धीरे धीरे उसका एयर रिलीज करते रहिए। जैसे जैसे आप करेंगे सपोज आपका 170 है तो वहां 170 पे आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद में फिर से आवाज चली जाएगी और फिर जो नीचे वाला डायस्टोलिक आपका 70 है तो आपको फिर 70 पे आवाज आएगी, तो आप उसको एक्यूरेटली बोल सकते हो कि 170/70 आपका प्रेशर है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली काम करें। ये मेजरमेंट का मेथड है। जब आप लोगों की क्लासेस रिज्यूम होंगी तो आपको प्रैक्टिकली भी बीपी प्रेशर मेजरमेंट को बताया जाएगा कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे साउंड सुनी जाती है। और जो आपको ब्रेकियल आर्टरी का पॉइंट है वो आप इजीली अपने एल्बो के अंदर, आप बीच के अंदर, बिल्कुल एल्बो के बीच के अंदर आप अपना फील कर सकते हैं, आपको एकदम इजीली फील हो जाएगा। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं? जनरली ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन डिजीज, मतलब इरेगुलेशन इन द ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन डिजीज इन इंडिया। सभी कंट्रीज में है लेकिन इंडिया में भी अब बहुत हो गया है।
यहाँ पर भी अब आपको मतलब हर घर में 4-5 लोग ऐसे मिल जाएँगे जो कि आप ब्लड प्रेशर के इर्रेगुलरिटीज़ से परेशान रहते हैं। तो अब कौन-कौन से फैक्टर ऐसे आते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को अफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि कार्डियक आउटपुट कितना जा रहा है, कि आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड को पंप कर पा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना रहेगा। कंप्लायंसेस पे आपका प्रेशर मेजरमेंट है जो अफ़ेक्ट करेगा। ब्लड वॉल्यूम कितना है उस पर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अफ़ेक्ट करेगा। विस्कोसिटी यानी कि आपका कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि उसका जो खून है वो गाढ़ा पड़ गया था या खून है वो ज़्यादा पतला रह गया था। तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लड है इसके ऊपर भी आपका प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। वेसल लेंथ और डायमीटर, आप कितनी लंबी आर्टरी और वेन्स चल रही हैं उनके डायमीटर और उनकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि आपका ब्लड जो है वो किस प्रेशर से ट्रेवल करेगा। अब आप रिलेशनशिप देखते हैं अमंग वेसल्स इन द सिस्टेमिक सर्किट। जैसे आपने पहले देखा था, हमने सबसे पहले भी देखा था कि इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, एट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेना कावा, ऐसे ये प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है। जब मेजर आर्टरीज चलेंगी उनके अंदर ज्यादा चलेगा, फिर जो कैपिलरीज लेवल, एट्रियोल लेवल आएगा तो कम कम होता जाएगा, फिर वेन्यूल में कम आएगा, वेन्स में कम आएगा, और जब वेना कावा बड़ी वेसल बन जाएगी तो फिर उसमें वापस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वेसल्स के अंदर आपका जो सिस्टम में आपका ब्लड ट्रेवल कर रहा है वहां पर चेंजेस आता जाएगा। Relationship among vessels in the systemic circuit. The relationship among blood vessels that can be compared include vessel diameter, total cross-sectional area, एवरेज ब्लड प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि वेसल का डायामीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है। वेसल का डायामीटर यानी कि जैसे आप पाइप लेते हो, पाइप का आगे का गोला जिसमें पानी का भरना तय है, उसका डायामीटर कितना है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो उसके अंदर इलास्टिक आर्टरीज बड़ी होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा। मस्कुलर आर्टरीज और पतली होती है, उसमें और कम। एट्रियोल्स जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, उसमें और कम। और कैपिलरीज तो बिल्कुल पतली पतली होती हैं, उनमें सबसे कम। उसके बाद में वेन्यूल्स में भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो कैपिलरीज और वेन्यूल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही लेवल की होती हैं। उसके बाद में वेन्स आती हैं, वेन्स का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वेना कैवा जो मेजर वेसल्स है उसमें बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें वो प्रेशर और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अगर हम उसे बीच में काट कर देखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपका किस में आता है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स में आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर आपका मेंटेन रहता है। फिर आप जाओगे अगर एवरेज ब्लड प्रेशर, एवरेज कितना रहता है, तो एवरेज के अंदर सबसे ज्यादा आपका हमेशा इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, एट्रियोल्स में और कम, कैपिलरीज में और कम। वो फ्लो जो आपका कम होता जा रहा है वो इसलिए होता जा रहा है कि हार्ट जो आपका प्यूरिफाइड ब्लड जो आपका हार्ट देता है वो आर्टरीज को देता है। आर्टरीज को देने के बाद में आर्टरीज पूरे बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है। तो जैसे जैसे वो हार्ट से आगे जाती जाएंगी उनका प्रेशर कम होता जाएगा। जब वो कैपिलरीज लेवल तक आएंगी तो वेन्यूल्स के साथ में उनका ब्लड एक्सचेंज होगा और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करना शुरू करेगा। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करना शुरू करेगा तो वो बहुत दूरी का तो डिस्टेंस ब्लड ने पहले ही तय कर दिया, फिर जो ब्लड जो आपका इम्प्यूरिफाइड आएगा उसको कोई खास प्रेशर नहीं मिलेगा, वो बस धीरे धीरे अपनी गति से चलता जाएगा। तो वेन्यूल्स में और कम, फिर वेन्स में और ज्यादा कम, क्योंकि एक धीरे चलता हुआ पानी अगर आ रहा है तो वो पतली पाइप से धीरे धीरे आ रहा, फिर 10 पतली पाइप ने मिलके 5 मोटी पाइप बनाई तो वो पांचों में भी धीरे धीरे जा रहा है, और फिर वो 5 मोटी पाइप एक मोटी पाइप में आकर डली तो वो उसमें और धीरे जाता जा रहा है। तो इस तरीके से आपका वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कावा चलता है। लास्टली अगर आपको वेलोसिटी देखनी है ब्लड फ्लो की, तो वेलोसिटी हमेशा सबसे ज्यादा तेज जो है वो आपकी आर्टरीज के अंदर चलती है, कैपिलरीज और वेन्यूल्स में बहुत धीरे चलती है, और फिर वो वेलोसिटी क्योंकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ जाता है तो फिर वो वेन्स और वेना केवा में बढ़ना शुरू होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि वो आर्टरीज के लेवल को टक्कर दे, इतनी ज्यादा नहीं। अब आपके पास में है अर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है। अर्थ्रोस्क्लेरोसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी और कैल्सिफाइड डिपॉजिट इन द आर्टरी। आपकी जो आर्टरीज रहती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स है जो कि प्यूरिफाइड ब्लड को कैरी करती हैं, उस आर्टरी के अंदर, उसकी वॉल के अंदर, दीवार के अंदर एक डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है।
वो फैटी और कैल्सिफाइड टिश्यूज की एक डिपोजिशन स्टार्ट होती है, और डिपोजिशन मतलब वहां पे जमाव आना शुरू हो जाता है। आप पिक्चर नंबर ए में देखो, नॉर्मल आर्टरी दिखाई है सबसे पहले आपको, जिसके अंदर नॉर्मली आपका ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। आर्टरी की वॉल को एक क्रॉस सेक्शन एरिया में दिखाया गया, एकदम एक्यूरेट आर्टरी चल रही है। फिर उसी के नीचे यस मैम। आपको दिखाया गया येलो कलर से आपको कुछ कुछ अटैचमेंट दिखाई दे रही है वॉल के साथ में। तो ये हाँ। जो आर्टरी है ये एबनॉर्मल फ्लो कर देती है, क्योंकि अगर वहां पे कुछ जुड़ गया है या परत आ गई है या 2-3 लेयर्स बन गई हैं, तो वो प्लेक बन गया है वहां पर, वो मोटाई आ गई है उसके साथ में। तो मोटाई आने के बाद में जो आपका नॉर्मल ब्लड आ रहा था वो कम, उसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन उसको एरिया जाने के लिए कम हो पाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में आप देख रहे हो कि प्लेक की अमाउंट ज्यादा होगी है और आर्टरी जो है उसका गोला कम बचा है, तो उसके अंदर कम पानी निकल पाएगा। दूसरी पिक्चर के अंदर आपको ये जो आपको हिस्टोलॉजिकल टाइप की स्लाइड होती हैं, जो आपको बाद में क्लासेस में दिखाई देंगे हिस्टोलॉजी में, उसके अंदर अगर आपको प्लेक की फॉर्मेशन देखनी है तो व्हाइटिश कलर का सब्सटेंस जो है वो जुड़ा हुआ है, वो इसका मतलब है कि आपका एक प्लाक जो है वो बना हुआ है आपकी आर्टरी में, आगे पीछे आपका ब्लड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। The plaque can also take an other form as shown in the micrograph of a coronary artery that has a buildup of connective tissue within the artery wall. ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करने लगता है आर्टरी की वॉल के बीच में, और ये इसके अंदर आपको माइक्रोग्राफ की मदद से ये चीज दिखाई गई है कि आप इस प्लाक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर एर्थरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ जाती है, कंडीशन आते ही जो आपका वेरिएबिलिटी है आपके प्रेशर के अंदर ब्लड के, वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके ब्लड के अंदर फ्लो के अंदर कोई डिस्टर्बेंस अगर होती है, आपका प्रेशर जो है ब्लड का वो चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर आपके प्लाक की फॉर्मेशन होने लग जाती है, तो उस टाइम में आप कह सकते हो कि अब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल रिदम से नहीं चल पा रहा। ये है आपका एर्थरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक चीज आकर अटक गई है, तो उस केस में आपके साथ में क्या होगा। एर्थरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरीज इन दिस कोरोनरी एंजियोग्राम, आपकी जो हमेशा ब्लड की सर्कुलेशन और बीपी को मेजरमेंट करने के लिए अगर आपकी वेसल्स को पता लगाना होता है कि कहाँ पर प्लाक बना है या क्या हुआ है, उस टाइम में आप एंजियोग्राफी करवाते हैं, और एंजियोग्राफी से जो रिजल्ट आता है पेपर के ऊपर उसको आप एंजियोग्राम बोलते हैं। तो एंजियोग्राम एक काइंड ऑफ एक्सरे फिल्म टाइप का आता है। द डाई मेक्स विजिबल टू ऑक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी, सच ब्लॉकेज कैन लीड टू अ डिक्रीज ब्लड फ्लो। जैसे ही वहां पर ब्लॉकेज आ गया, वहां से आपका ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होता चला जाएगा, इश्केमिक कंडीशन बन जाएगी एंड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो आप उसे हाइपोक्सिया को कह सकते हैं। डिलीवर टू द कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यूज के पास में पूरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा। इफ अनकरेक्टेड दिस कैन लीड टू कार्डियक मसल डेथ, अगर ये चीज आप ठीक नहीं करवाते हैं जल्दी ही, तो उस वजह से आपकी डेथ हो सकती है कार्डियक मसल्स की, और हार्ट काम करना बंद कर देगा, और जैसे ही हार्ट काम करना बंद कर देगा आप उसे बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है इंस्टेंटली। अब आप फिगर्स में देखो, फिगर नंबर ए और बी और सी, इन तीनों फिगर्स के अंदर आपको डाई की मूवमेंट दिखाई दे रही है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें डाई मूवमेंट दिखाई दे रही है। आप ए में भी देखोगे, बी में भी देखोगे। अब बी की जो स्ट्रक्चर में जहां पर गुलगुल गुलगुल टाइप का एक गोला सा दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ मिक्सचर सा और कुछ इकट्ठापन सा हो रहा है, उसी पिक्चर को हाँ। और ज्यादा इलेबोरेट करके आपको सी में दिखाया गया, जहां पर आप ये देख सकते हो ब्लॉकेज ऑफ कॉमन ट्रंक ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी। जो आपकी आर्टरी है वहां पर देखोगे बाकी जगह से तो डाई जा रही है, लेकिन एक जगह के ऊपर ट्रांसपेरेंट और एकदम नॉर्मल सी चीज दिखाई दे रही है, जहां पर पहला एरो का निशान लगा हुआ है, मतलब वहां पे डाई नहीं पहुंची है, और डाई नहीं पहुंचने का हाँ। मतलब क्या है कि वहां पर ब्लॉकेज है। और उसके बाद में आप ब्लॉकेज ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देख सकते हो, उसके बाद में एक और आर्टरी के अंदर देखोगे आप कि बाकी सब जगह पर तो मोटाई है, और ब्लड फ्लो के अंदर आपका जो डाई चल रही है, एक जगह पर और आपका जो सेकंड एरो है वहां पर भी आपका जो डाई है वो नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पर प्लाक की फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर डाई नहीं जा रही है तो मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रही है, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो मतलब कि वो एक ऑक्लूजन क्रिएट कर रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। इसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन जो डिमांड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो भी वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो इस वजह अगर ये चीजें अर्ली डिटेक्शन में आ जाए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है
कि विद इन अ डे आपका प्लाक की फॉर्मेशन हो गई है और आपकी सप्लाई बंद हो गई है। इट टेक्स टाइम लाइक 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो अगर आप रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं एवरी 3 मंथ्स के बाद में, तो ऐसी कोई फॉर्मेशन अगर हो रही होती है तो आपको झट से पता चल जाता है, और पता चलते ही आप क्या करते हैं, आप उसको प्लाक को रिमूव करवा सकते हैं, आप बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं। जैसे आपने सर्जरी करवाया, उसको रिलीज किया प्लाक को, और आपका प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार लोग ऐसा, हमारे यहाँ पे तो कोई रेगुलर रूटीन चेकअप करवाते नहीं है, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, उनकी सप्लाई बंद होती है, उनको हार्ट अटैक आता है, और अटैक आते ही जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर्स उनको पहले तो प्री ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनके ब्लड का प्रेशर नॉर्मल न्यूट्रलाइज कर सके, और जैसे ही वो एंजियोग्राफी करते हैं उनको दिखाई दे जाता है कि प्लाक की फॉर्मेशन है, और वो फिर बोलते हैं कि अभी की अभी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर अभी की अभी सर्जरी नहीं की तो ये नहीं बच पाएंगे। तो वो ऑन द स्पॉट सर्जरी करते हैं और उस प्लाक को रिमूव करते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये है आपका स्केलेटल मसल पंप, जो आपकी मसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वहां पर किस तरीके से आपका जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है, क्योंकि हर एक मसल के अंदर ब्लड ट्रेवल करेगा, वहां पर भी तो आपको ब्लड की जरूरत रहती है फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आपकी मसल जो है वो रिलैक्स होती है, उस टाइम में आपके जो वेल्व्स हैं वो क्लोज रहते हैं, और अगर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है तो वॉल्स जो है वो मसल्स ओपन के अंदर आ जाते हैं। मतलब आपकी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनको सप्लाइड होती है, जब वो रिलैक्स होती है तो उनको नॉन सप्लाई होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी मतलब वो कुछ फंक्शन कर रही हैं, तो मतलब फंक्शनिंग के टाइम में उनको ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उस टाइम में उन्हें मिलती है। जब वो रिलैक्स है, उन्हें नहीं जरूरत है, तो वो नहीं लेती। The contraction of skeletal muscle surrounding a vein compresses the blood and increase the pressure in that area. जैसे ही आपकी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव आएगा, मतलब वो अपने आप में सिकुड़ेंगी, तो उसके सराउंडिंग जो वेन्स होंगी वो पिचक जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगे, और ब्लड जो है वहां पर इंक्रीज कर देगा अपना प्रेशर, एंड द एक्शन फोर्स ब्लड क्लोजर टू द हार्ट वेयर वेनस प्रेशर इज लोअर। और इस टाइम के अंदर जो आपका ब्लड है, वो फोर्स जो उसके अंदर लगाया जाएगा वो हार्ट के क्लोजर आएगा, तो वहां पर वो ज्यादा होगा, और जो वेनस प्रेशर होगा यानी वेन्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द वन वे वॉल्व टू अश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। और ये जो मसल्स के अंदर भी वेल्व्स लगा हुआ है, इनका भी सेम एक्शन है जैसे आपके ब्लड के अंदर है। इस एक्शन की वजह से क्या होता है, ये फायदा मिलता है कि आपका ब्लड जो है वो नॉर्मली रूटीन में चल सकता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे उसको ये डिफिकल्टी आए कि उसे फ्लो के अंदर कोई डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है अपनी? मैम अब तो नहीं आ रही, अच्छा, पहले थी। ठीक है। ओके, तो ये था आपका स्केलेटल मसल का पंप, जो कि आपका स्केलेटल मसल यानी कि जो बोन्स में, आपकी बोन्स के पास में मसल्स चल रही हैं, उन मसल के अंदर आपका जो ब्लड सप्लाई है वो किस तरीके से चलता है। उसके आगे है आर्टिफिशियल पेसमेकर। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर का, जो कि आपके हार्ट यस मैम। की तरह ही फंक्शन करता है। मतलब ये कि जैसे आपका हार्ट पंप करता है, वैसे ही आपका पेसमेकर जो है वो उसी पंपिंग मैकेनिज्म को सिक्योर करके रखता है, ताकि आपका हार्ट अगर बंद ना पड़े वो काम करता रहे। द पेसमेकर डिवाइस इज इम्प्लांटेड अंडर द स्किन just below the collarbone. A tiny wire called a lead is placed from the device to the inside of the ventricle wall. आपकी जो कॉलर बोन है यानी कि जो आपकी क्लेविकल बोन है, बिल्कुल गर्दन से नीचे जो आपकी बोन होती है, जो विजिबल रहती है बहुत लोगों में, उस बोन के नीचे आपका जो प्लेस मेकर है उसे सेट किया जाता है। उसके बाद में उससे एक वायर निकलती है जो कि वेंट्रिकल्स तक जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है वो वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा करते हैं, वो साइज में आर्टरिया से बड़े होते हैं। और जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है इज अ हार्ट बीट ऑफ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। द स्लोअर पेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑल द पार्ट। अगर आप हमारे देयर इज अ लिटिल साउंड डिस्टर्बेंस। आई एम म्यूटिंग यू गाइस जब तक मेरा लेक्चर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए। ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। तो जो पेस मेकर है आपका, उसे हमेशा एक
टोन जो होती है हमारी ब्लड की और रिदम जो होती है हमारे हार्ट की, उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उस रिदम के अंदर कोई भी कमी आती है तो वो कमी को क्योर करने के लिए आप पेस मेकर का यूज करते हैं। जैसे ही आपका जो हार्ट है अगर वो ब्लड को पंप करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं दे रहा है तो उसको काम को इम्प्रूव करने के लिए पेस मेकर वहाँ पे इंस्टॉल्ड रहता है। वो उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है और ब्लड की जो हार्ट की जो मसल्स है वो अगेन अपनी पावर से मसल्स जो है उतनी पावर यूज करके ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया है, अगर ब्रेडिकार्डिया यानी कि आपकी जो बीट है पर मिनट अगर वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी बीट जो है 60 होती है 1 मिनट के अंदर, अगर वो कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और उसको रेगुलेट करने के लिए फिर से हमारा पेस मेकर काम आएगा। वो उसे स्टिमुलस देगा वेंट्रिकल्स को और फिर से वो ब्लड को फ्लो करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर डालेंगे और जैसे ही वो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर डालेंगे मतलब वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, बीट पर मिनट फिर से 60 हो जाएगी तो वो एक्यूरेटली काम करना शुरू कर देगी। ये है डिफाइब्रिलेटर्स। डिफाइब्रिलेटर्स उस टाइम में काम आता है जबकि आपको लगता है कि पेशेंट का जो हार्ट है बिल्कुल काम करना बंद कर दिया गया है। ये चीज आप बहुत बार पिक्चर्स में भी देख चुके होंगे। An external automatic defibrillator can be used by a non-medical person to re-establish a normal sinus rhythm in a person with fibrillation. ये जो कंडीशन है इसके अंदर आप एक इलेक्ट्रिकल टाइप का शॉक हार्ट मसल्स को देते हैं, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपके पास में जो पेशेंट आता है आप सोचते हैं आप उसकी बीट चेक करते हैं पर मिनट। जैसे ही आपने पर मिनट बीट चेक किया आपको पता लगा कि हार्ट जो है वो बीट कर ही नहीं रहा। हार्ट बीट नहीं कर रहा मतलब हार्ट की मसल्स काम नहीं कर रही और हार्ट की मसल्स काम नहीं कर रही उस केस के अंदर आप उसे एक्सटर्नली आप उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जिससे हार्ट की मसल्स रीस्टार्ट कर देती है काम करना। डिफिब्रिलेटर पैडल्स आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल सेटअप। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर की चीजें हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है वो पैडल्स वाली की जाती है, जिसमें आपके हार्ट की मसल के ऊपर ये स्टेबल किया जाता है और फिर उसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाता है जिससे वो मसल जो है वो फिर से काम करने शुरू लगती है। फिर है आपका सिस्टेमिक ब्लड फ्लो ड्यूरिंग रेस्ट, माइल्ड एक्सरसाइज, मैक्सिमम एक्सरसाइज इन अ हेल्दी यंग इंडिविजुअल। ये हम एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल की रेटिंग देख रहे हैं कि वो अगर रेस्टिंग फॉर्म में है या फिर वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, उस टाइम के अंदर हमारा पर मिलीलीटर मिनट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आते हैं। आप स्केलेटल मसल ऑर्गन वाइज देखते हैं, स्केलेटल मसल्स की देखोगे आप रेस्टिंग फेज के अंदर 1200 ml पर मिनट जो आपका सिस्टेमिक ब्लड है वो फ्लो करता है। अगर यही स्केलेटल मसल में माइल्ड एक्सरसाइज की जाए तो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग 4500 ml पर मिनट आपका ब्लड फ्लो करता है। और अगर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से, लाइक अगर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप वेट ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपका 12,500 ml पर मिनट तक सप्लाई हो जाता है सिस्टेमिक ब्लड फ्लो का। और जो आपका हार्ट है वहां पर आपका ब्लड फ्लो जो होगा अगर आप रेस्टिंग फेज में है तो 250 रहेगा, 250 ml पर मिनट। अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग कर रहे हैं या घर का कुछ काम कर रहे हैं तो माइल्ड एक्सरसाइज के अंदर उसमें 350 ml पर मिनट सप्लाई होगा। और अगर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 750 ml। ब्रेन जो है उसके पास में आपकी किसी भी एक्टिविटीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास में जितना ब्लड जाना था उतना ही ब्लड जाता है, चाहे आप रेस्टिंग में हो, चाहे आप माइल्ड एक्सरसाइज करें या मैक्सिमम एक्सरसाइज करें, क्योंकि ब्रेन को जो अपना फंक्शन करना होता है वो उसी तरीके से करता है जैसे वो रेस्टिंग फेज में कर रहा हो या फिर वो अपने मैक्सिमम एक्सरसाइज फेज में कर रहा हो। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काम करने से ना तो दिन में कभी रुकता है और ना ही रात में कभी रुकता है। हमारा ब्रेन जो है उसका कोई ना कोई पार्ट रात को भी काम करता है जिससे हमें ड्रीम्स आते हैं या साउंड स्लीप होती है, कुछ भी होता है हमारे दिमाग में कुछ कुछ तो चलता ही रहता है चाहे हम सो रहे हो या जाग रहे हो। इंटेगुमेंट के अंदर आपका 500 और 1500 और 900 चलता है। जो आपकी किडनीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रेस्टिंग फेज है उसके अंदर 1100 ml पास करते हैं। अगर माइल्ड एक्सरसाइज है तो 900 और मैक्सिमम एक्सरसाइज है तो 600। अब आप लोग ये पूछोगे कि जो ब्लड सप्लाई है बाकी सब जगहों पर या तो कांस्टेंट थी या फिर सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन किडनीज में ऐसा क्यों होता है कि वहां पर कम होती जा रही है।
वहां पर कम होने का मतलब, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर कम होने का मतलब ये है कि जो आपका यूरिन का आउटपुट है वो रेस्टिंग फेज के अंदर ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो कम होगा। आप लोग ये चीज देखोगे कि अगर आप घर में वेले बैठे हो और चाय कॉफी पिए जा रहे हो, पानी पिए जा रहे हो, तो आप ज्यादा बार यूरिनेट करने के लिए जाओगे। लेकिन अगर आप उसी टाइम के अंदर कुछ एक्सरसाइज करने लग जाते हो, कुछ काम करने लग जाते हो, तो आप कम टाइम में यूरिनेट करने जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो यूरिन फॉर्मेशन जो था वो ज्यादा अमाउंट में वेस्ट निकल रहा था, और उसके साथ में वाटर इनपुट भी निकल रहा था। लेकिन आपकी बॉडी अगर एक्सरसाइज कर रही होती है तो आपका जो वाटर इनटेक हुआ था वो स्वेटिंग में और किसी काम में, फंक्शनिंग में यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे वो नहीं होता। इसलिए जो आपका ब्लड का काम है वो भी आपकी किडनी के अंदर रेस्टिंग फेज के अंदर ज्यादा रहता है, धीरे धीरे कम होता जाता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेम एज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्योंकि जब भी आपने कभी खाना खाया होगा रेस्टिंग फेज के अंदर वो ज्यादा एनर्जी लेता है, क्योंकि भैया बहुत सारा था, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो साथ के साथ एनर्जी यूटिलाइज होती जा रही है, इस वजह से वो कम होता चला जाता है। लीवर और स्प्लीन में भी सेम है, 600 के बाद में वो 400 से नीचे नहीं जाता। टोटल अगर अमाउंट में देखा जाए तो रेस्टिंग फेज के अंदर आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो 5800 रहता है। अगर माइल्ड एक्सरसाइज करवाते हैं तो 9500, और अगर मैक्सिमम आउटपुट आपका एक्सरसाइज का आ रहा है तो 17500 रहता है। होम्योस्टेटिक वेस्कुलर रेगुलेशन, समरी ऑफ द फैक्टर मेंटेनिंग द वेस्कुलर होम्योस्टेसिस, मतलब ये कि आपका जो ब्लड का होम्योस्टेसिक फॉर्म रहता है, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करने का रेगुलेशन रहता है, वो कैसे रहता है। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जितना हमारा ब्लड फ्लो है उसकी एक एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि एक स्टेबल अमाउंट, और जितनी अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए सिर्फ उतनी ही अमाउंट जो हो वो ब्लड फ्लो करे। हमारा प्रेशर जो हो वो हमेशा रेगुलेटेड रहे। डिस्ट्रीब्यूशन जो ब्लड का चलता है अलग अलग ऑर्गन्स में, वो अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी होता रहे। परफ्यूजन इन्वॉल्व द ऑटो रेगुलेटरी, और ऑटो रेगुलेशन की जो परफॉर्मेंस चलती है वो भी ऑटो रेगुलेशन की तरह चलती रहे। न्यूरल और एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जब आपकी न्यूरल फंक्शनिंग आती है और एंडोक्राइन ब्रेन फंक्शनिंग्स आती हैं और हार्मोनल कंट्रोल आता है, वो भी सब एकदम न्यूट्रल अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलता रहे। अगर ये सारी चीजें अपने अपने फंक्शंस एक्यूरेटली करती रहती हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर और हार्ट की फंक्शनिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो हमेशा रेगुलेटेड फॉर्म में ही काम करेंगे। ये आपको चार्टिंग दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हो। सबसे पहले जो आपका ऑटो रेगुलेशन है वो नॉर्मल कंडीशंस में आता है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस। उसके बाद में आपका आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड एज नीडेड, जैसे जैसे हमारी बॉडी को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हमारा ब्लड जो है टिश्यूज के अंदर जाता जाएगा। उसके बाद में चेंजेस आते रहते हैं ब्लड फ्लो के अंदर, डिटेक्टेड बाय द लोकल रिसेप्टर्स। और फिर आपका वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन आपने डिटेल में पहले देख लिया है। उसके बाद में आपको रिफ्लेक्सेस मिलते हैं जिसमें आपकी जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड करती हैं, और उसके करने से आपके ब्लड के अंदर फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिससे आपका होम्योस्टेसिस जो है वो रेगुलेटेड और रिस्टोर्ड रहता है। अगर आप न्यूरल की बात करेंगे एंडोक्राइन मैकेनिज्म की, तो मे बी आप इधर लॉन्ग शॉट और शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, न्यूरल और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन नीचे वाला देखो पहले, इसमें रीनल यानी कि किडनी से निकलने वाले, एड्रिनलिन यानी एड्रिनलिन हार्मोन उधर से निकलने वाले, ब्रेन से निकलने वाले और हार्ट से निकलने वाले, ये सारे सब्सटेंसेस आते हैं। इसमें आता है आपका एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन जो आपकी किडनी से निकलता है, एंजियोटेंसिन। उसके बाद में आपका एड्रिनल से निकलता है कैटाकोलामाइन्स, आपका एंटी डायूरेटिक निकलते हैं, और जो एट्रियल न्यूरोट्रिक हार्मोन्स निकलते हैं। ये सब क्या करते हैं, रेगुलेट द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, और इसके साथ में ये क्या कंट्रोल करते हैं, वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये दोनों फिनोमिना अगर ये कंट्रोल करेंगे तो ये होम्योस्टेसिस को ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे। न्यूरल मैकेनिज्म के अंदर आपका ब्लड फ्लो यानी ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड की केमिस्ट्री यानी कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें कितनी अमाउंट में चल रही है, ये सब अगर मेंटेन करेंगे तो ये कहाँ मेंटेन करेंगे, कार्डियक सेंटर्स में, वैसोमीटर्स में और वैसोमोटर सेंटर्स में। ये दोनों चीजें वहीं पर कंट्रोल करेंगी, और इनके कंट्रोल होने की वजह से आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा इंक्रीज, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज और ब्लड फ्लो इंक्रीज। दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का सिस्टम चलता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जिसपे हमारा कोई हाथ नहीं है, सिंपैथेटिक जिसमें हमारा हाथ रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है कार्डियक आउटपुट को और डिक्रीज ब्लड फ्लो को,
तो ऊपर वाले ने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाया, नीचे वाले ने डिक्रीज करवाया। जब ये दोनों चीजें काम कर रही हैं तो ये भी आपका होम्योस्टेसिस के अंदर काम करेगा। होम्योस्टेटिक वैस्कुलर रेगुलेशन, बैरो रिसेप्टर जो आपने रिफ्लेक्सेस में पहले पढ़ा था, वो आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस फॉर मेंटेनिंग द वैस्कुलर होम्योस्टेसिस। आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर रिजल्ट इन इंक्रीज रेट ऑफ बैरो रिसेप्टर फायरिंग। अगर आपके ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो आपके बैरो रिसेप्टर को सिग्नल मिलेंगे और वो भी अपने काम फंक्शनिंग के अंदर तेजी से आ जाएंगे। Whereas डिक्रीज ब्लड फ्लो, अगर आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो ये आपके बैरो रिसेप्टर्स के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। बोथ इनिशिएटिंग द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, ये दोनों के दोनों जो है वो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को रिस्टोर करते हैं, क्योंकि अगर इनको फिर सिग्नल मिलता है कि आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो ये इंक्रीज अप कर जाते हैं। अगर इनको सिग्नल मिलता है कि आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो ये डिक्रीमेंट का सिग्नल देने लग जाते हैं। उसके बाद में आप दोनों सिग्नल्स के अंदर आप देख रहे हो, सबसे पहले ये दोबारा से आपका चार्टिंग मैकेनिज्म आ रहा है, जो जैसा आपने बैरो रिसेप्टर के रिफ्लेक्स के अंदर देखा था। आपका अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो है और डिक्रीज ब्लड फ्लो है, दोनों के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो बैरो रिसेप्टर आपका फंक्शनिंग के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और उसके इंक्रीज होने से कौन कौन सी चीजें काम करने में लगेंगी। एक तो कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, कार्डियक एक्सीलेटर सेंटर और वैसोमोटर सेंटर। ये तीनों सेंटर्स जो है वो अपना काम करने में लगेंगे। कार्डियक इनहिबिटर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है तो उसे बढ़कर उसे रोकना है। कार्डियक एक्सीलेटर अगर आपका डिक्रीज होगा तो मतलब वो रोकने का काम करने लगा है, और वैसोमीटर भी रोकने का काम करने लगेगा। ये तीनों के फंक्शन की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वेसल्स जो है वो आपकी डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होते ही आपका प्रेशर जो है ड्रॉप कर जाएगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा और आपकी होम्योस्टेसिस यानी कि आपका रेगुलेशन बना रहेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, ऑलरेडी कम है, तो आपके बैरो रिसेप्टर अगेन आपका काम करने लगेगा, और वो उसे कम करने के लिए कम को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे ही वो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कार्डियक इनहिबिटर को वो कम करने के लिए बोलेगा, कार्डियक एक्सीलेटर को तेज होने के लिए और वैसोमोटर को तेज होने के लिए बोलेगा। इस काम करने से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना जरूरी है। जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होंगी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर के बढ़ते ही आपका होम्योस्टेसिस रेगुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो काम करते हैं, और इनके काम करने से आपका जो होम्योस्टेसिस है बॉडी का वो बना रहता है। अब है आपका होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्स टू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अगर ऐसा कंडीशन आती है, एक्सीडेंटल कंडीशन या किसी इंजरी की कंडीशन, जब आपके बॉडी से खून बाहर निकलने लगता है, तो उस टाइम के अंदर जब आपकी बॉडी से खून बाहर निकल रहा है तो उसी टाइम तो किसी की डेथ नहीं होती है। हमेशा आप देखोगे कि अगर किसी की खून बहुत बह गया है तब भी वो आदमी जिंदा रहता है, और वो जिंदा किस वजह से रहता है, क्योंकि उसके हार्ट ने काम करना नहीं छोड़ा। और उसके हार्ट को कौन सा, अगर मान लो बॉडी के अंदर खून बाहर जा रहा है तो आपकी बॉडी का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और वो मर जाना चाहिए। मरेगा नहीं, लेकिन प्रेशर ड्रॉप होगा। उस टाइम के अंदर आपकी जो बॉडी के होम्योस्टेटिक रेगुलरिटीज का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिशें करता है। और जब तक आपकी बॉडी का प्रेशर मेंटेन रखता है तो आपका हार्ट फंक्शन में रहता है और आदमी मरता नहीं है। अब अगर आप देखोगे कि ब्लड फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ वेस्ट हो रहा है ब्लड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर जो होगा और ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके डिक्रीज होते ही आप देखो दो फंक्शन है वो काम में आना शुरू करेंगे। फर्स्ट आपका एंडोक्राइन और दूसरा आपका न्यूरल मैकेनिज्म। जैसे ही आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आपके हार्मोनल लेवल जो है एंडोक्राइन, वो आपके हार्मोन रेगुलेशन आना शुरू होगा, तो वो आपका एडीएच हार्मोन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ईपीओ ये रिलीज करवाएगा। इनके रिलीज करवाते ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते ही आपका रेगुलेशन है ब्लड का प्रेशर का वो रेगुलेट हो जाएगा। और अगर न्यूरल मैकेनिज्म के ऊपर प्रेशर जाएगा तो वो बैरो रिसेप्टर्स को, कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, कार्डियक वेस्कुलर सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे, जनरल जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम चल रहा था उसको एक्टिवेट करवाएंगे, नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएंगे। इन सब के रिलीज होते ही आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वीनस का रिजर्व जो आ रहा था वो कम हो जाएगा। इस वजह से भी आपका अगेन जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी से लगातार खून बह भी रहा है तब भी वो काफी देर तक उसके प्रेशर को रेगुलेट करके रखेगा,
ताकि अगर बहुत ज्यादा देर तक उसको मतलब 4 घंटे तक भी उसको कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं मिली तब तो वो मर सकता है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद में अगर उसे सर्विस मिल जाती है तो वो आराम से बच सकता है, क्योंकि उसके जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद में आपके पास में आता है सॉरी होम्योस्टैटिक वैस्कुलर रेगुलेशन। जो हमारी वेसल्स है उसमें किस तरीके से आपका जो बैलेंस बना रहता है, वो क्या चीज है। हार्मोन इन्वॉल्व इन रीनल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। जो आपकी किडनीज के अंदर से हार्मोन निकलते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, वो है इन द रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म और इंक्रीज angiotensin level 2 will stimulate the production of antidiuretic। एंटी डायूरेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो आपके यूरिन के आउटपुट को कंट्रोल और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का फंक्शन करती हैं। एंटी डायूरेटिक देने से आपके जैसे ही आपकी यूरिन वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, आपका प्रेशर जो है बॉडी का ब्लड प्रेशर वो चेंज आ जाएगा। तो उसको चेंज करने के लिए आप एंटी डायूरेटिक ड्रग्स लेते हैं, हॉर्मोन्स लेते हैं, एल्डोस्टेरोन्स आ जाता है। इन एडिशन टू रेनिन द किडनी प्रोड्यूसेस erythropoietin which stimulate the production of red blood cells and further increasing the blood volume। ये काम आता है आपके किडनीज के काम में। अब आप देखोगे इसके अंदर चार्टिंग की हुई है। चार्ट्स के अंदर आप देखोगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है तो शॉर्ट टर्म यानी कि जल्दी जल्दी में आपकी जो काम होगा वो क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन आएगी। आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन दोनों चीजें सिक्रेट करेंगी। ये वो चीज है जो आपकी बॉडी अपने आप करेगी। अगर आप मेडिकल हेल्प के पास में पहुंच जाते हैं तो वो भी आपको एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के एक्शन इंजेक्शंस लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाते ही आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो जितना ड्रॉप हुआ था वो राइज कर जाता है और वो प्रेशर जो है रेगुलेट हो जाता है। यही फंक्शन आपकी बॉडी तब तक करती है जब तक आपको एक्सटर्नल मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में देखना होता है कि आप हमेशा ही बीपी ड्रॉप होने की पोजीशन से जूझ रहे हैं, आपको हमेशा मेडिकल जो आपकी कंडीशन है हमेशा यही रहती है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो लो होने की कंडीशन से आपको जो मेडिसिन मिलती हैं उसमें किडनी जो प्रोड्यूस करती है रेनिन उसको इंक्रीज करते हैं या एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करते हैं। इनके इंक्रीज करने से एंजियोटेंसिन लेवल सेकंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके इंक्रीज होने से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन्स रिलीज होते हैं, थर्स्ट स्टिमुलेट होता है, और इसकी वजह से इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद में आपका होम्योस्टेसिस फिर से रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज कंडीशन के अंदर हम लोगों ने ये सारे काम कर दिए हैं। ये आपकी जो है समरी है मैकेनिज्म रेगुलेटरी आर्टेरियल स्मूथ मसल्स। जो आपकी एट्रियोल्स हैं उनके अंदर किस तरीके से आपका काम चलता है, इसमें आपके सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन करवाना लिखा रहता है। न्यूरल क्या एक्शन करते हैं, एंडोक्राइन क्या एक्शन करते हैं, और अदर सिस्टम्स क्या एक्शन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरल। न्यूरल में दो टाइप का फंक्शन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक रहेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या काम करेगा, arterioles within the integumented abdominals, viscera and mucosa membrane, skeletal muscle, ये हाई लेवल पे होंगी, और ये वेन्स और वेन्यूज के अंदर वेरिएशन लेकर आएंगे। और यही चीज वैसोडाइलेशन के अंदर क्या करेंगी, एट्रियोल्स जो होंगे विद इन हार्ट और स्केलेटल मसल लो टू मॉडरेट लेवल पर काम करेंगे। अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो नो नॉन इनोवेशन, इसमें कोई नॉन इनोवेशन नहीं है वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर, लेकिन वैसो डायलेशन के अंदर एट्रियोल्स इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नो नॉन इनोवेशन फॉर द मोस्ट अदर स्ट्रोक। अदर फंक्शंस के लिए इसमें कोई इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ये फंक्शन को काम करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अगर होगा तो उसमें आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन और एएनएच, पेप्टाइड और एडीएच। ये सारे हार्मोन्स आपको रिलीज होंगे। एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन और एंजियोटेंसिन के आपने फंक्शन देख लिए हैं। एएनएच का जो है उसमें कोई खास फंक्शन नहीं है वैसो कंस्ट्रिक्शन में, और वैसो डायलेशन के अंदर ये पावरफुल जनरलाइज्ड वैसो डायलेटर है जो कि प्रमोट करता है लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम को, फ्लूइड वॉल्यूम को फ्रॉम द किडनी, और हैंस ये आपका ब्लड फ्लो जो होगा, प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर देगा। और एडीएच जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग जनरलाइज्ड वैसो कंस्ट्रिक्टर है,
जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिटेन करेगा फ्लूइड को किडनी के अंदर और इंक्रीज कर देगा आपका ब्लड प्रेशर, और ये वैसोडाइलेशन में कोई काम नहीं करेगा। अदर फैक्टर्स के अंदर आपके पास में आता है डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ब्लड लेवल में ऑक्सीजन कम आ गया है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसोडाइलेशन के अंदर ओपन कर जाएंगे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। अगर पीएच जो है वो कम हो गया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन वैसोडाइलेटर के अंदर आपकी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है तब भी वैसो कंस्ट्रिक्शन में कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसोडाइलेशन के अंदर आपके प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे। अगर आपके अंदर पोटेशियम लेवल आयन जो है उसका इंक्रीज हो गया है तब भी वैसोडाइलेशन आपके प्री कैपिलरीज को स्फिंक्टर को ओपन करेंगे। अगर आपके पास में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल इंक्रीज हुआ है तो वैसो कंस्ट्रिक्टर जो होंगे वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को बंद कर देंगे, और वैसोडाइलेटर जो है वो आपके प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स को आप खोल देंगे। अगर आपके लेवल एडिनोसिन लेवल जो है वो बढ़ गया तब भी आपका वैसोडाइलेशन काम करेगा। अगर लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तब भी आपका वैसोडाइलेटर ओपनिंग का काम करेगा। अगर आपके पास में लैक्टिक एसिड और अदर मेटाबोलाइट्स जो बढ़ गए हैं तब भी आपका वैसोडाइलेटर काम करेगा। अगर आपके पास में एंडोथिनिन का जो लेवल है वो बढ़ गया तो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम होगा। अगर आपके प्लेटलेट्स सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा तो भी वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम होगा। अगर हाइपरथर्मिया हुआ आपको तो वैसोडाइलेशन का काम होगा। अगर आपकी स्ट्रेचिंग ऑफ वेस्कुलर वाल हुई तो कंस्ट्रिक्शन का काम होगा वेसल्स के। और इंक्रीज लेवल ऑफ हिस्टामिन अगर हुआ, बेसोफिल और मास्ट सेल का भी इंक्रीज हुआ, तब आपका वैसोडाइलेशन का काम होगा। इसके बाद में आपके पास में लास्ट चीज बचती है कार्डियक मसल एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि कार्डियक मसल को कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलती है जिसकी वजह से वो काम करती है। हमने इससे पहले कार्डियक मसल को डिटेल में देखा हुआ है। ये सेम पिक्चर आपके पास में पहले आई हुई है। ये सेम चीजें हमने बिगनिंग ऑफ द हार्ट की स्टडी के अंदर हमने की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा है। हमने ये सारी चीजें देखी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, उसके बाद में वहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं और आपके पास में चैनल्स बनते हैं और चैनल्स की वजह से वहाँ पर सप्लाई आती है। इसके बाद में आपने कंडक्शन सिस्टम भी देखा था, जिसके अंदर ये आपकी समराइजेशन चल रही है, जिसके अंदर आपने सारे ऐसे नोड देखा था और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड देखा था, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स देखे थे, ये सारी पुरकिंजे फाइबर्स देखे थे जो कि आपके हार्ट के अंदर प्रेशर को कंडक्ट करती हैं। और कार्डियक कंडक्शन देखा था आपने, ये स्टेजेस देखी थी कि कैसे आपका ऐसे नोड जो है वो वेंट्रिकल से होता हुआ मैसेज पहुंचाता है और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। फिर आपने एक्शन पोटेंशियल देखा था कि आपका एक्शन पोटेंशियल कितने रिफ्लेक्स के अंदर करता है। 0.8 सेकंड के अंदर आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है और 1.6 में दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है। कितना आपका इनपुट रहता है और कितना आपका आउटपुट रहता है। इसके बाद में आपने एक्शन पोटेंशियल देखा था कार्डियक के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर, दोनों के अंदर आपने एक्शन पोटेंशियल जो देखा था उसमें आपका टेंशन के साथ में देखा था, और उसके ऊपर वाला जो आपने चैनल्स के साथ में देखा था जिसमें सोडियम चैनल क्लोज था और कैल्शियम चैनल ओपन था। फिर आपने मॉनिटरिंग देखी थी कि कौन कौन से पॉइंट में आप लोग पल्स को मॉनिटर कर सकते हैं कार्डियक कंडक्शन के साथ में। ईसीजी के पॉइंट्स आपको कहाँ प्लेसमेंट करने होते हैं, तो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट ऑफ ईसीजी लीड्स के अंदर आप जो रेड डॉट्स के अंदर पिक्चर में देख रहे हो वहां पर आपके 6 इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस किए जाने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रोड जो आपके प्लेसमेंट होती है वो चेस्ट पर होती है, 4 इलेक्ट्रोड आपके जो होते हैं लिम्स पे प्लेस होते हैं, 2 हाथ पे और 2 पैरों पे। उसके बाद में आपका जो आपका इंथोविन ट्राइएंगल क्रेडिट बनता है, और जिसकी वजह से आपका जो स्टैंडर्ड चार्टिंग आती है हमारे पास में कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो कैसा चल रहा होगा। तो आप एलिमेंट से जो आपने सारे लीड्स लगाए हैं V1 V2 V3 4 5 6 लेवल पे, ये सारे इलेक्ट्रोड्स आपको जो एक्शन होगा व्यू ऑफ हार्ट का, सेप्टम्स का, वो सारा आपको रेगुलेट करके दिखाएगा। ये पिक्चर है आपके पास में जिसमें आप हम हार्ट की सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं और उनके साथ साथ में चलने वाले फंक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप कोरोनरी सिंड्रोम्स जो आते हैं आप उसके अंदर सिस्टम देख सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की कंडीशन आती है तब भी आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका इन्फेक्शन कंडीशन आपका काम कर रहा है।
ये आपका कार्डियोग्राम है, जो आपका ईसीजी का चार्ट पेपर आता है जिसमें आपका पीक्यूआरएस की वेव्स आती हैं। ये आपकी नॉर्मल ट्रेसिंग है जो कि पी वेव्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव को शो कर रही है। ये इंडिकेट क्या करते हैं आपको, पी आर, क्यू टी, क्यू आर एस एंड एस टी इंटरवल्स और पल्स, पी आर एंड एस टी सेगमेंट। ये ईसीजी आपने पहले भी देख लिया है, ये एक नॉर्मल ईसीजी है जो कि आपको पी क्यू आर एस टी की नॉर्मल मूवमेंट्स को शो कर रही है। ये आपकी कॉमन जो ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज हैं उसको दिखाया गया है। कॉमन ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज के अंदर फर्स्ट फिगर के अंदर आप देखेंगे, in a second degree or partial block, one half of the P wave are not followed by the QRS। एक P को आप देखोगे कि वो QRS को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड द QRX कॉम्प्लेक्स जो है T waves while the other half is अदर हाफ आर, जो कि आधा टी का काम जो है वो भी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये आपका एक एबनॉर्मल कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन के अंदर आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की कंडीशन आती है। द इलेक्ट्रिकल पैटर्न इज एबनॉर्मल प्रायर टू क्यूआरएस। क्यूआरएस सेगमेंट के पहले आपका एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है एंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैज इंक्रीज। और जो फ्रीक्वेंसी जिस गैप से आपका क्यूआरएस बनना था वो ज्यादा जल्दी जल्दी बन रहा है, मतलब ये भी आपकी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। थर्ड कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया मतलब कि वेंट्रिकल्स की जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की चीज है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपका द शेप ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगी वो चेंज हो गई। इसमें आप देखोगे कि आपकी जो क्यूआरएस की जो ड्रॉप है वो नीचे, क्यू आर एस वाला जो नीचे आ रहा है वो अपनी लाइन से नीचे आके शार्पली ऊपर नहीं जा रहा, एक कर्व के साथ में ऊपर जा रहा है। डी कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि इन वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। आप वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अमाउंट एक्टिविटी नहीं देख रहे हो, एकदम बिल्कुल फ्लॉप हुआ हुआ आपका सर्कुलेशन जो है चल रहा है, जिसकी वजह से आपका ऐसा ईसीजी आ रहा है। लास्ट पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो थर्ड डिग्री ब्लॉक है और देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एट्रियल एक्टिविटी। यहाँ पर एट्रियम की एक्टिविटी के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी कि पी वेव के साथ में इनका कोई काम नहीं है। वेंट्रिकुलर एक्टिविटी जो आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी डिफरेंशिएटेड चल रही है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आप अगर देखते हैं तो ये कॉमन एबनॉर्मेलिटीज हैं आपकी ईसीजी के साथ में। और ऊपर आपने देखी थी ये नॉर्मल आपकी मूवमेंट चलती है ईसीजी के साथ में। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या चीज है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जैसे ही आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपने देखा कि एक आदमी है जो कि पिज्जा डिलीवरी बॉय है, जो कि आप क्या पिज्जा लेकर चल रहा है। और उसके बाद में उसने जो कॉन्स्टेंटली उसका रिदम चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऑर्डर किया पिज्जा, पेशेंट ने जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर किया तो आपका जो पीक होता है वो बढ़ जाता है। और जो आप इट्स लाइक टाइम एवरी टाइम जैसे ही आपका पिज्जा वो लेट आता है तो उस टाइम के अंदर लेट आने की वजह से आपका जो प्रेशर जो है वो ड्रॉप, मतलब उसका प्रेशर जो है आपका डिक्रीज कर जाता है, तो आप स्लाइटली सैड मोमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रेशर है ब्लड का वो काम करता है। यानी कि अगर आपको ईसीजी की मूवमेंट को अगर याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। जहां पर आपका सबसे ऊपर ग्रीन और रेड के साथ में बना हुआ ग्राफ है, आप उसमें देखें पी आर रिमेन कॉन्स्टेंटली लेंथन साइकिल टू साइकिल। ये आपका साइकिल टू साइकिल आपको दिखाया गया है। इसमें आप उसका कर्वेचर देखोगे कि सबसे पहले उसने अगर पिज्जा हाउस से पिज्जा लिया, मतलब वहां पर एक एलिवेशन है, उसके बाद में वो सीधे रास्ते चला। सीधा रास्ता चलने के बाद में जैसे ही आपकी मूड स्विंग होता है, आपका प्रेशर एकदम से ऊपर बढ़ता है तो उसका एक पीक आया, फिर आपका प्रेशर एकदम से नीचे पड़ता है तो एक ड्रॉप आया। और उसके बाद में ये हर टाइम ऐसा ही होता है, ऐसा सोच के आपका प्रेशर जो है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, फिर एक कर्व आता है, फिर से वही रास्ता शुरू हो जाता है। तो ये एक डायग्रामेटिकली आपको याद कराने के लिए चीज है कि आप अपने ईसीजी के चार्टिंग को इस तरीके से याद कर सकते हो। यह आपका सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री के अंदर आपका मतलब कि है चेंजेस आते जाते हैं। सेकंड डिग्री के अंदर यूजुअली अकर एट द लेवल ऑफ एवी नोट। अगर एवी नोट के अंदर आप देख रहे हो लव्ड अप स्टेप्स को अगर आप देख रहे हो तो आप अलग चीज बीटिंग सुनाई दे सकती है आपको। ये आपका जो डीजे दिखाया जा रहा है वो आपका स्टेज के साथ में कोरिलेटेड है कि आप किस तरीके से सुन सकते हैं जो आपके साउंड्स आती है।
ये थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री के अंदर जो आपका जितना ज़्यादा आपका ईसीजी खराब होता जाएगा लेवल, वैसे वैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो खराब होती जाएगी। ये थर्ड डिग्री के लिए आप देखोगे कि जो पी वेव्स और क्यू आर कॉम्प्लेक्स है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनका कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस वजह से आपका जो हायर रिस्क फैक्टर आ जाता है और आप कार्डियक डेथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड का प्रेशर है और जो ब्लड की एक्टिविटीज है वो कोरिलेटेड नहीं आ रही। तो ये आपका कार्डियक जो सिस्टम है ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है या किसी भी तरीके का कम डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। और ये स्लाइड्स मैंने आपको शेयर की हुई हैं, अगर आपको तब भी कोई बाद में दिक्कत आती है तो आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हो।